बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम हाजमा के निज़ाम के सेकंड पार्ट को सीखने की कोशिश करेंगे और स्लाइड के ज़रिए आपको बताएंगे कि हाजमा का निज़ाम क्यों ज़रूरी है, इसकी अहमियत क्या है और इसमें कौन कौन से अज़ा क्या क्या काम करते हैं और किस तरह से ये हमारे हाजमा के अमल में मुआवन होते हैं। ये हमारा फिजियोलॉजी का चौथा लेक्चर है और हाजमा पर इसका सेकंड पार्ट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का। इस स्लाइड पे आप देखें तो हाजमा के तमाम अज़ा आपको दिखाए गए हैं जो उसके मुँह से स्टार्ट होते हैं। खुराकी नाली, मैदा, छोटी आंत, बड़ी आंत और कुछ मावन अज़ा जैसा कि दांत, ज़ुबान और थूक के ग्लैंड, इसके अलावा जिगर, लबलबा और पित्ता इसमें शामिल हैं। तो चूँकि हमें नशोनुमा के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत है और पानी की ज़रूरत है। ग़िज़ा जो हम खाते हैं वो बराह रास्त खून तक नहीं पहुंच सकती, उसको एक अमल से गुजारा जाता है और वो जो अमल है जो उस ग़िज़ा को, उस निवाले को जज्ब होने के काबिल बनाता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम या निज़ाम हज़म कहलाता है। अब जो ग़िज़ा हम मुँह से चबाते हैं, दांतों के ज़रिए मैदा तक पहुँचाते हैं, उसको मैदा उस पर अपना अमल करता है, उसको हज़म के काबिल बनाता है, उसको छोटे अज्जा में कन्वर्ट करता है, फिर उसको छोटी आंत में धकेलता है और छोटी आंत पर उसमें लबलबा और पित्ता की एक्सक्रीशंस शामिल हो जाती हैं और हाजमा के अमल यहाँ से जब चल रहा होता है तो ये ग़िज़ाई अज्जा इंतहाई बारीक अज्जा में तकसीम होना शुरू होते हैं और वो तकसीम के अमल से गुज़र कर इस काबिल हो जाते हैं कि वो खून में जज्ब होकर शामिल हो सकें और हमारी नशोनुमा के काबिल हो सकें। अब ये निज़ाम हज़म जो है वो यही होता है कि जो बाहर से हम ग़िज़ा लेते हैं उसको खून में शामिल करने के काबिल बनाता है और हमारे अज़ा के नेमल बदल के तौर पर उनको पहुंचाता है ताकि हमारे जिस्म में जो एनर्जी की ज़रूरत है वो पूरी की जा सके और हमारे तमाम अज़ा जो कमज़ोर हो चुके हों उनको ताकत पहुंचाई जा सके। अब एक सेहतमंद नौजवान जो है वो रोज़ाना तकरीबन 1 किलो तक ठोस ग़िज़ा और 1 से 2 लीटर तक लिक्विड ग़िज़ा इस्तेमाल करता है। इन तमाम ग़िज़ाई अज्जा को जिस्म में पहुँचने यानी खून में शामिल होकर अज़ा तक पहुँचने के लिए हाजमा के इस अमल से गुज़रना पड़ता है और हाजमा का ये जो अमल है ग़िज़ा के हाजमा में और ग़िज़ाई अज्जा के जिस्म में जज्ब होने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। हाजमा के अमल में बहुत सारे अवामिल शामिल हैं, जैसा कि सबसे पहले ग़िज़ा को, खुराक को निगला जाता है और उसे इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। खुराक के जो नवाला है, जो अज्जा हैं, उसको छोटे छोटे ज़र्रात में तकसीम किया जाता है। ग़िज़ा के तकसीम शुदा अज्जा को हाजमा के निज़ाम के मुख्तलिफ़ हिस्सों तक पहुँचाया जाता है, जैसा कि मुँह है, मुँह से उसको हलक और हलक से ग़िज़ा की नाली और फिर मैदा तक, छोटी आंत और बड़ी आंत तक इसको पहुँचाना होता है और इस दौरान इस पर बहुत सारे एंजाइम्स और दीगर मादों का इखराज किया जाता है, जैसा कि मुँह से थूक के ग्लैंड से थूक का इखराज होता है, लबलबा से लबलबा की एक्सक्रीशंस आती हैं, पित्ता से पित्ता की एक्सक्रीशंस आती हैं, मैदा की दीवारों से बहुत ज़्यादा एसिड खारिज होता है। तो ये जितनी भी एक्सक्रीशंस होती हैं वो इस पर अपना अमल करती हैं और ग़िज़ा के अज्जा को हज़म करने के लिए ये तमाम अज़ा मिलकर काम करते हैं और ग़िज़ाई अज्जा को जिस्म में खून या जज्ब करने के काबिल बनाते हैं और जितने भी फासिद मादे होते हैं वो जिस्म से निकाल दिए जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे अज़ा काम करते हैं। इस अमल को पूरा करने के लिए सबसे पहले मुँह और हलक है जिसमें दांत और ज़ुबान अपना ख़ास किरदार अदा करते हैं। उसके अलावा खुराकी नाली है जहाँ से मुँह के ज़रिए चबाने के बाद नवाला ग़िज़ा की नाली से गुज़रते हुए मैदा तक पहुँचता है। मैदा में बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट पैदा होता है, एक्सक्रीशंस होती हैं। मैदा उस ग़िज़ा पर अपना पहले हाजमा का अमल शुरू करता है, उसके बाद इसको धकेल कर छोटी आंत में धकेल देता है। छोटी आंत में इस पर जितना भी ग़िज़ाई इंजज़ाब का अमल, हज़मे का अमल होता है वो मुकम्मल होता है और उसके बाद इसको बड़ी आंत में धकेल दिया जाता है, जहाँ से दीगर जो इसके अज्जा रह जाते हैं या पानी के अज्जा जो रह जाते हैं दोबारा से जिस्म में जज्ब होकर जो फासिद अज्जा होते हैं वो जिस्म में से खारिज कर दिए जाते हैं। अब ये जितना भी अमल है हाजमा के निज़ाम में, हमने कुछ बुनियादी अज़ा के नाम पढ़े हैं और इसके अलावा कुछ इसमें इजाफ़ी अज़ा भी शामिल होते हैं, जैसा कि दांत और ज़ुबान इसमें इजाफ़ी अज़ा के तौर पर काम करते हैं। इसके अलावा थूक के ग्लैंड्स होते हैं जो कि थूक के ग्लैंड से एक्सक्रीशंस निकलती हैं, ये इजाफ़ी हाजमा के अज़ा के तौर पर काम करते हैं। इसके अलावा लबलबा और जिगर है और पित्ता है, ये वो अज़ा हैं जो उस हाजमा के अमल में इजाफ़ी अपना रोल अदा करते हैं, अपनी सपोर्ट, अपनी मुआवनत फ़राहम करते हैं और ये तमाम अज़ा हाजमा के अज़ा के साथ मुआवनत करते हैं और हाजमा को और ग़िज़ा को जिस्म में जज्ब करने के काबिल बनाने में मददगार होते हैं। हाजमा का निज़ाम है उसके अज़ा 4 मुख्तलिफ़ तयों पर मुश्तमिल होते हैं।
ان میں جو سب سے اندر کی جانب کی لیئر ہوتی ہے وہ انتہائی لابدار طے ہوتی ہے، جس کو میوکس لیئر بھی کہا جاتا ہے، غشائے محاطی بھی کہا جاتا ہے، اور ہمارا غذا کا جو ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے، ڈائریکٹ اس کا جو کنیکشن بنتا ہے وہ اسی لیئر کے ساتھ ہوتا ہے، اور بہت زیادہ لعابدار جھلی ہوتی ہے اور بالکل اندر کی جانب ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری لیئر ہے اس کو سب میوکس لیئر یا طبقہ زیر مخاطی کہا جاتا ہے، اور یہ پہلی جھلی سے لعابدار جھلی سے اندر کی جانب ہوتی ہے۔ اس میں غدد، رگیں، باریک اعصاب اور غدد ہوتے ہیں، وہ اس طے میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری جو لیئر ہے وہ 3 طبقات پر مشتمل ہوتی ہے، یہ عضلات کی لیئر ہے، اور عضلات کا کام آپ کو پتہ ہے کہ وہ حرکت کرنے میں بہت زیادہ معاونت فراہم کرتے ہیں، اور یہ بھی ان اعضاء کی حرکت میں معاون ہوتے ہیں، غذا کو گرائنڈ کرنے میں بہت زیادہ معاون ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو چوتھی لیئر ہوتی ہے وہ کنیکٹیو ٹیشو سے بنی ہوتی ہے، سیرس یا فائبرس لیئر ہوتی ہے، اور یہ سب سے باہر کی جانب ہوتی ہے، اور یہ اعضاء کو ایک خاص شکل دینے میں بھی معاونت فراہم کرتی ہے۔ اور اس طے کے اندر سے اور مسکولر لیئر کے درمیان بہت ساری جو مین وینز، اعصاب اور رگیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ بھی ان کے درمیان میں سے گزرتی ہیں۔ تو یہ جتنے ہمارے اعضاء ہیں ہاضمہ کے، وہ آپ دیکھیں تو اس میں یہ 4 لیئرز پر مشتمل ہوتی ہے، اس کی جو اسٹرکچر ہے، اس کی جو بناوٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ہمارا جتنا بھی ہاضمہ کا نظام ہے، ہاضمہ کا جو عمل ہے، اس کو ہمارے اعصاب بھی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، دماغ اور ہرا مغز اس میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے اعضاء سے ایکسکریشنز ہونی ہوتی ہیں، بہت سارے اعضاء نے اس پر گرائنڈنگ کا عمل کرنا ہوتا ہے، غذا کو جذب کرنے کا عمل ہوتا ہے، تو اس تمام عمل کو مکمل کرنے کے لیے ہمارے دماغ و اعصاب بھی اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو 2 طرح کے اعصاب سپلائی ہماری وہاں پہ ہوتی ہے، ایک اعضاء کے ساتھ جڑا ہوا جو اعصاب کا نیٹ ورک ہے، جس کو انٹرنسک یا اندرونی اعصابی ترسیل کہا جاتا ہے، وہ ہوتی ہے، اور ایک مین سینٹرل نروس سسٹم سے جو اعصاب وہاں تک اپنے سگنل پہنچاتے ہیں، وہ براہ راست اور حرام مغز سے T5 سے نیچے تمام اعضاء تک غذائی جو اعضاء ہوتے ہیں، ہاضمہ کے اعضاء ہوتے ہیں، ان تک سگنلنگ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جتنا بھی اعصابی نظام ہے یہاں پر غذا کے عمل کو مکمل طور پر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور غذا میں سے اعضاء سے جو ایکسکریشنز ہوتی ہیں ان میں معاونت فراہم کرتا ہے کہ کون سی ایکسکریشنز کس طرح کی غذا کے ہضمہ کے لیے ضروری ہے، کون سے اعضاء سے وہ خارج ہونی ہے۔ تو یہ تمام جو میکانزم ہے، یہ اعصابی نظام بھی ہمارے جو ہضمہ کے نظام ہے، ہمارے تمام ہضمہ کے اعضاء میں اپنی بھرپور معاونت فراہم کرتا ہے، تاکہ ہمارا جو ہضمہ کا عمل ہے وہ مکمل ہو سکے۔ تو یہاں پر مختلف سلائیڈز کے ذریعے ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کیسے ہمارے ہضمہ کا عمل ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے، اور کیا کیا یہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی مفید اور قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ کریں۔ السلام علیکم۔